हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा पॉलिटी का पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के भाग हैं? इनमें से कौन से संसदीय लोकतंत्र के भाग हैं? नंबर 1 है उत्तरदायी सरकार, तो ये संसदीय लोकतंत्र का भाग है, यानी संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है उत्तरदायी सरकार। नंबर 2 है व्यापक प्रतिनिधित्व, ये भी संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है। नंबर 3 है शक्तियों का कठोर पृथक्करण, ये अध्यक्षीय लोकतंत्र का भाग है, संसदीय लोकतंत्र का भाग नहीं है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा आंसर में। नंबर 4 है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, ये भी संसदीय लोकतंत्र का भाग है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 तीनों ही संसदीय लोकतंत्र के भाग हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सरकार के दो अंगों जैसे कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों को संसदीय या फिर राष्ट्रपति व्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति क्या है, उस आधार पर लोकतांत्रिक सरकारों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, एक संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी राष्ट्रपति शासन प्रणाली। सरकार की संसदीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है वो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उसमें उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और ये संवैधानिक रूप से कार्यकाल के संबंध में विधायिका से स्वतंत्र होती है। जबकि राष्ट्रपति जो शासन पद्धति है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और ना ही अपने कार्यकाल के संबंध में कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर करती है, बल्कि कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। अब देखते हैं संसदीय व्यवस्था के लाभ या फिर संसदीय व्यवस्था के गुण क्या हैं। सबसे पहला लाभ, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका में से ही चुने जाते हैं, इसीलिए दोनों के मध्य सामंजस्य बना रहता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सामंजस्यपूर्ण और सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। दूसरा जो इसका गुण है संसदीय व्यवस्था का, वो है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने कार्यों और अपने कार्यों के लोप के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद में भी कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा के सदस्य हैं उन्हें किसने चुनकर भेजा होता है? जनता ने, इसीलिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों से, जैसे कि प्रश्नकाल के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव, इन सभी के माध्यम से नियंत्रण रखती है। तीसरी विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। इसमें सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में इसका एक तात्पर्य यह है कि नए चुनाव के बिना ही एक वैकल्पिक सरकार का गठन किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार विपक्ष का नेता एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। ये कथन आपको ध्यान रखना है, विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है, ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका ऐसे लोगों के समूह से गठित होती है जो जनता के प्रतिनिधि यानी मंत्रियों से जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार में सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शामिल हो। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते समय इस बात को ध्यान में रख सकते हैं, इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं।
तो संसदीय शासन व्यवस्था के दोष क्या हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला दोष तो यही है कि नीतियों की अनिश्चितता होती है। नीतियों की कोई निश्चितता नहीं होती है। संसदीय व्यवस्था दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए अनुकूल नहीं होती है। हम कोई दीर्घकालिक नीति नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। कभी भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार बहुमत पर निर्भर करती है। अगर बहुमत खत्म तो सरकार खत्म। इसलिए इसमें सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सामान्यतः सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन होने के उपरांत सरकार की नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही कोई पार्टी चेंज होती है, जैसे जिस पार्टी की सरकार बनती है, तो उसकी नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा दोष है संसदीय शासन प्रणाली का अस्थायी सरकार। सरकार कभी भी गिर सकती है, उसका भरोसा नहीं होता है, इसलिए सबसे बड़ा दोष है अस्थायी सरकार। तीसरा, मंत्रिमंडल की निरंकुशता। अगर सरकार बहुमत में होती है तो निरंकुशता भी आ सकती है। मंत्रिमंडल में निरंकुशता का भी समावेश हो सकता है। ये भी संसदीय प्रणाली का दोष है। और नेक्स्ट, शक्तियों के कठोर पृथक्करण के विरुद्ध है। जो संसदीय शासन प्रणाली है वो शक्तियों के कठोर पृथक्करण के विरुद्ध है, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है उसमें विधायिका का काम अलग होता है, कार्यपालिका का काम अलग होता है, न्यायपालिका का काम अलग होता है। उसमें शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है और कोई भी अंग, सरकार का कोई भी अंग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। जबकि सरकार की जो संसदीय प्रणाली है उसमें वो शक्तियों के कठोर पृथक्करण के विरुद्ध है, क्योंकि कार्यपालिका का चुनाव विधायिका में से ही किया जाता है। अकुशल व्यक्तियों के द्वारा भी सरकार का संचालन हो सकता है। जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो संसदीय शासन प्रणाली में अकुशल व्यक्तियों के माध्यम से भी सरकार का संचालन हो सकता है। इसलिए ये संसदीय प्रणाली के दोष है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि संसदीय प्रणाली का दोष क्या है, ये संसदीय प्रणाली का लाभ क्या है, तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजनीतिक समता सुनिश्चित करते हैं? नंबर 1 है वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन। नंबर 2 उपाधियों का अंत। नंबर 3 निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है। तो इनमें से कौन से प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं? तो वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन ये राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है, और निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है, ये भी राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है। जबकि उपाधियों का अंत ये नागरिक समता को सुनिश्चित करता है, ना कि राजनीतिक समता को। इसलिए ये हमारे आंसर में नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। समता यानी इक्वलिटी। समता का आशय होता है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का अभाव है, यानी समाज में किसी भी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं है, और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर उसके पास उपलब्ध है, यानी बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है, यानी भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णन किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी स्थिति और अवसर की समता प्रदान की जाएगी। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम हैं। समता कितनी? नागरिक समता होगी, राजनीतिक समता होगी और आर्थिक समता होगी, यानी समता 3 प्रकार की समता, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक समता। संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें राजनीतिक समता का प्रावधान किया गया है, जैसे धर्म, मूल वंश, लिंग या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 325 में प्रावधान किया गया है, जो कि राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन होगा वो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे। आर्टिकल 326 में प्रावधान किया गया है, ये भी राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है। और कुछ मूल अधिकारों से संबंधित कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। वो कौन से हैं? धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल 16। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 और उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। ये ऐसे प्रावधान हैं जो कि
संविधान में नागरिक समानता को, नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अब आपसे नागरिक समता पूछी जाए या फिर राजनीतिक समता पूछी जाए, आप दोनों ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 368 के तहत। तो देखते हैं क्या है। कथन नंबर 1 है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये कथन हमारा गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा किसी के भी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों में से किसी के, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्री हो या फिर कोई गैर सरकारी सदस्य हो, इसलिए मनोनीत सदस्य हो सकता है मंत्री हो, तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य के द्वारा भी उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 2 है, संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है, उसे आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को संविधान के संघीय प्रावधानों में जो कि संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है, उसे आधे राज्य के विधानमंडलों के द्वारा पारित होना चाहिए। ये सही है, लेकिन विशेष बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से। राज्यों में वो साधारण बहुमत से पारित होगा, जबकि संसद में वो विशेष बहुमत से पारित होगा। इसलिए हमारा सही आंसर है, कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरस्कृत करके ही किया जा सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल में। यानी संविधान संशोधन विधेयक को केवल संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में उसे प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, विधेयक को किसी मंत्री या फिर किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा का मनोनीत सदस्य मंत्री या फिर गैर सरकारी सदस्य हो सकता है। यानी संविधान संशोधन विधेयक को किसी मंत्री के द्वारा या फिर किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। विशेष बहुमत से मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत जो कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ज़्यादा होना चाहिए। तो यह है विशेष बहुमत, और प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये इसमें बताया गया है। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है, तो हमें इसके लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से उसे पारित किया जाना चाहिए, और ये बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के माध्यम से हो सकता है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित होता है, उसे आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, लेकिन साधारण बहुमत के माध्यम से। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों से विधिवत रूप से पारित होने और राज्य विधानसभाओं के द्वारा अपनी संस्तुति के उपरांत जहां आवश्यक हो, उस विधेयक को फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, अनिवार्य है। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है। वो ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, वो एक अधिनियम बन जाता है, एक संविधान संशोधन अधिनियम वो बन जाता है। इस प्रकार से संविधान इस अधिनियम की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है। तो अब आप संविधान संशोधन विधेयक से संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेष अधिकारों का अभाव। तो ये कथन हमारा गलत है।
विधि के समक्ष समता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेष अधिकार का अभाव। इसीलिए विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, ना कि सकारात्मक। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। इसलिए हमारा सही आंसर है केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी, यह अधिकार सब पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति पद में विधिक व्यक्ति अर्थात सामाजिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति भी शामिल होता है। जहां एक तरफ विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विधियों का समान संरक्षण इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जहां हमारे संविधान में विधि के समक्ष समता जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है, जैसे किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। सामान्य विधि के न्यायालय द्वारा प्रशासित देश की सामान्य विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। यह है विधि के समक्ष समता, यानी सामान्य विधि के न्यायालय द्वारा प्रशासित देश की सामान्य विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब, उच्च हो या निम्न, आधिकारिक हो या फिर गैर आधिकारिक विधि के ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ जो विधियों का समान संरक्षण है उसमें क्या प्रावधान है? उसमें है विधियों के द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों के संदर्भ में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाएगा। यानी अगर विधि के द्वारा कोई विशेष अधिकार दिया गया है किसी वर्ग को, तो उनमें समान परिस्थिति के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों पर समान विधियों का समान अनुप्रयोग किया जाएगा और बिना किसी भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है और विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता को स्थापित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है। यद्यपि आर्टिकल 14 के द्वारा वर्गीय विधान को अस्वीकृत किया गया है, तथापि यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। यानी वैसे तो आर्टिकल 14 के द्वारा वर्ग के आधार पर भेदभाव यानी वर्गीय विधान को अस्वीकृत किया गया है, उसे मना किया गया है, लेकिन ये विधि के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकार करता है। हालांकि वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी यानी दिखावटी या फिर कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। यह विवेकपूर्ण, विभेद और तात्विक विशिष्टता पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? हमें बताना है कि कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। नंबर 1 है एकल संविधान, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। नंबर 2 है आपातकालीन उपबंध, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। नंबर 3 है अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। नंबर 4 है एकीकृत निर्वाचन तंत्र, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। और नंबर 5 है राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। इसलिए हमारा आंसर होगा 1, 2, 3, 4 और 5 सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की और क्या एकात्मक विशेषताएं हैं। संघीय व्यवस्था के विपरीत एकात्मक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें शासन की अधिकांश शक्तियां या शासन की सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। यानी एकात्मक व्यवस्था क्या है? एकात्मक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन की सभी शक्तियां या शासन की अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। भारत के एक संघ होने के बावजूद
भारतीय संविधान में अनेक एकात्मक विशेषताएं विद्यमान है। भारत की व्यवस्था कैसी है? भारत मूलतः संघात्मक है, लेकिन उसमें एकात्मक व्यवस्था के गुणों को भी शामिल किया गया है। तो देखते हैं एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एकल संविधान, सबसे पहले तो एकल संविधान हमारी विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है। सामान्य तौर पर एक संघ में राज्यों को केंद्र से पृथक अपना स्वयं का संविधान बनाने का अधिकार होता है। यानी जो संघीय शासन व्यवस्था है वहाँ केंद्र का संविधान अलग और राज्यों का संविधान अलग होता है। जैसे अमेरिका में 51 संविधान है, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो वहाँ प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है और केंद्र का अलग संविधान है। इसके विपरीत भारत में राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारत के संविधान में न केवल केंद्र का बल्कि राज्यों का भी संविधान शामिल है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए इस एकल ढांचे के भीतर ही कार्य करना अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ एक ही संविधान है केंद्र और राज्यों के लिए। नेक्स्ट विशेषता है एकात्मक की आपातकालीन उपबंध। संविधान 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। आपातकाल के दौरान सभी शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं, और यह बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एक एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी अन्य संघ में नहीं पाई जाती। यानी आपातकाल के दौरान क्या होता है? आपातकाल के दौरान राज्यों की संपूर्ण शक्तियां केंद्र के हाथों में ही आ जाती हैं। केंद्र सरकार राज्य को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखती है और इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी संघीय व्यवस्था में नहीं पाई जाती है, ये कि जैसे कि भारत में पाई जाती है, क्योंकि ये एकात्मक व्यवस्था का गुण है। नेक्स्ट विशेषता है अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में केंद्र और राज्यों की अपनी अलग अलग लोक सेवाएं हैं। यूपीएससी अलग है, राज्यों में स्टेट पीसीएस होता है, वो अलग है। लेकिन इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की व्यवस्था भी की गई है, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान है। केंद्र के द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उन पर केंद्र का पूरा नियंत्रण होता है। इस प्रकार ये सेवाएं संविधान के तहत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि संघीय व्यवस्था में राज्यों की अपनी अलग सेवाएं होती हैं और केंद्र की अलग सेवा, जबकि अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जिनकी नियुक्तियां तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्तियां तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन वो अपनी सेवाएं राज्यों में देते हैं। नेक्स्ट है एकात्मक विशेषता राज्यपाल की नियुक्ति। हमारे यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, जो कि केंद्र के एजेंट के रूप में वहाँ कार्य करते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट विशेषता है एकीकृत निर्वाचन तंत्र। हमारे यहाँ एकल निर्वाचन तंत्र है। जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो केंद्र के साथ साथ राज्य विधायिकाओं के चुनाव भी संपन्न कराता है। निर्वाचन आयोग न केवल केंद्रीय विधायिका के लिए बल्कि राज्य विधायिकाओं के लिए भी चुनाव आयोजित करता है। हालांकि इस निकाय का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यों की इस मामले में कोई भूमिका नहीं होती है। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके गठन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने में भी राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्य के विधेयकों पर वीटो केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्य के विधेयकों पर वीटो का अधिकार है वो भी एकात्मक विशेषता है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, वो भी एकात्मक विशेषता है। एकीकृत लेखा परीक्षा तंत्र, जो कैग है वो राज्यों के भी लेखा परीक्षा करते हैं, तो वे भी एकात्मक विशेषता है। एकीकृत न्यायपालिका, हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर भी अपना डिसीजन देती है, इसलिए ये भी हमारी एकात्मक विशेषता है। और राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव, जो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किया जाता है, राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो समानता के आधार पर नहीं चुने जाते बल्कि असमानता के आधार पर। जो बड़े राज्य हैं उनसे ज़्यादा सदस्य और जो छोटे राज्य हैं उनसे कम सदस्य हैं। जबकि संघात्मक व्यवस्था में राज्यसभा में जो उनका उच्च सदन होता है उसमें प्रत्येक राज्य से बराबर सदस्य चुने जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए ये भी हमारे संविधान में एकात्मक विशेषता है। तो अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में वर्णित है और यह आता है समता के अधिकार के अंतर्गत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकारों में शामिल है समता का अधिकार। सबसे पहले हमारे मूल अधिकारों में आता है समता का अधिकार। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेदों के माध्यम से हमें समता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग, जातीय जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध। और आर्टिकल 18 सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत। यह है हमारा समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। निम्नलिखित की स्वतंत्रता के संदर्भ में 6 अधिकारों का संरक्षण है। जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी में हमें सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी में हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी में हमें संचरण, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई के तहत भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने या फिर बस जाने का अधिकार है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ के तहत उसका लोप कर दिया गया है। और आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ के बाद जी के तहत कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यापार अपनाने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। यह है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। और आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट अधिकार है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी राज्य किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और आर्टिकल 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। आर्टिकल 29 में वर्णन है अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षक, यानी अल्पसंख्यकों को संरक्षण का अधिकार। प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा अपने मनपसंद शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार आर्टिकल 30 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत। और इसमें शामिल याचिकाएं हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोक लगाना, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। यह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। तो ये है हमारा मूल अधिकार। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग उसे देख ही नहीं रहे हैं, तो शॉर्ट वीडियो ही काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।